बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन टू नोआ सक्सेस सीरीज 2020। मैंने अपने उस्ताद से सुना है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। लेकिन कुछ कामयाबियों का शोर इतना सुरीला होता है कि दूसरे लोग भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। मुकाबले का इम्तिहान और फिर इसमें कामयाबी भी एक ऐसा ही मरहला है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे ही ऑफिसर जिनकी एलोकेशन CSS 2020 में हुई है और इनकी एलोकेशन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं साद बिन उबैद। तो आज हम उनसे पूछते हैं कि उनकी कामयाबी का राज क्या है। अस्सलाम वालेकुम साद। वालेकुम सलाम मैम। कैसे हैं आप साद? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। साद, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी एलोकेशन पुलिस सर्विस में हुई है। थैंक यू वेरी मच मैम। क्या ये एक्सपेक्टेड था? आप श्योर थे कि आपकी एलोकेशन पुलिस सर्विस में हो जाएगी? क्या सिनेरियो था? टू बी एग्जैक्ट, इनफैक्ट जब मैंने सिविल सर्विसेज के लिए अपेयर किया था, आई नेवर थॉट कि शुरू से मैं सिविल सर्विसेज के लिए अपेयर करूँगा। इट वॉज अ जर्नी, इट वॉज एन एक्सप्लोरेशन जो कि मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद इसको एक्सप्लोर किया था। So in fact, I started my journey in 2019 when I started preparing. I decided I have to give CSS. उसके बाद 2020 में मैंने एग्ज़ाम के लिए अपेयर हुआ था और तब भी जब एग्ज़ाम के लिए मैं अपेयर हुआ था, बिकॉज मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, इतना सोशल साइंसेस की तरफ मेरा झुकाव भी नहीं था, तो शुरू से एक ये था कि सिर्फ एक ट्राई के लिए अपेयर होना है, एक एक्सपीरियंस के लिए अपेयर होना है। अल्लाह का बहुत करम है कि वो एक्सपीरियंस एक कामयाबी में तब्दील हो गया एंड आई एम हियर नाउ एज एलोकेटेड इन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। सर, आपने कहा कि आपका बैकग्राउंड जो है वो लाइक डिफरेंट है, राइट? तो वो जो बैकग्राउंड आपका मुख्तलिफ है, तो उस बैकग्राउंड ने आपको क्या CSS की तैयारी में मदद की या आपको बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी करना शुरू करनी पड़ी? इनफैक्ट अगर मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूँ तो आई लाइक टू डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स बेसिकली। मेरे फादर मिलिट्री सर्विस से हैं और हम लोग शुरू से ही बहुत डिफरेंट जगहों पे हर 2 साल के बाद 1.5 साल के बाद पोस्टेड रहे हैं। और मेरे फादर बिकॉज ही इज़ फ्रॉम इन्फेंट्री, तो हम लोग एक बहुत छोटे छोटे शहरों में हमने रहे हुए हैं। तो देयर वाज ऑलवेज दिस फियर कि मैं जो भी कर रहा हूँ मे बी आई एम नॉट अप टू द मार्क, क्योंकि वो जो स्कूल का लेवल था, वो स्टैंडर्ड था, वो बाकी को मीट नहीं करता था। तो आई स्टिल रिमेंबर जब मेरे फादर लाहौर में पोस्ट हो रहे थे, तो देयर वाज दिस फियर इन मी कि मैं बाकियों के साथ compete कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। आई डिड, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने OA लेवल्स किया विद स्ट्रेट A's और उसने एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप किया कि येस आई कैन डू। सेकेंडली आई वेंट टू माई O and A लेवल्स और उसमें आपको यू लर्न एनालिटिकल एंड क्रिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल एनालिसिस एंड क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स, वो डेफिनेटली CSS में बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। As far as engineering is concerned, engineering में you learn how to engineer strategy and CSS I believe is all about strategy. तो in the third phase ने मुझे वो strategy devise करने का बताया कि basically मैंने क्या नहीं पढ़ना और मैंने क्या चीज़ें नहीं prepare करनी, so that कम time के अंदर I can prepare more and I can succeed in that way. Very nice, Saad. तो Saad, मतलब your father is from the military service. Right. So why did you opt for the civil service and not military service? In fact, मैम अपने घर में I have been very lucky in this regard. मेरे father is liberal in this term कि आपने जो भी करना है आप वो करो। इंजीनियरिंग का शौक मेरा थोड़ा सा AS लेवल में पैदा हुआ था when I started doing web designing, और उसमें I decided कि I have to do mechatronics because that is all about robots और programming और वो चीज़ें। I went there, मेरे father ने मुझे पूरा सपोर्ट किया था। आफ्टर डूइंग मेकाट्रॉनिक्स जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हुआ, आई जस्ट सॉ कि इंजीनियर्स के लिए एक डायलेमा होता है कि इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन योर करियर, आइदर आप बाहर जाके सेटल हो जाएं, वहाँ रिसर्च करें। बट मेरा शुरू से अपने पेरेंट्स के साथ सॉर्ट ऑफ एक पाकिस्तान के साथ बहुत अफेक्शन रहा है। आई जस्ट डिडंट वांट टू गो एंड सेटल अब्रॉड। तो CSS वाज समथिंग जो कि एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए टू डू समथिंग मीनिंगफुल पाकिस्तान में रहते हुए। So this is the reason I opted for CSS और इसकी मैंने फिर तैयारी शुरू कर दी। So like what was the motivation? Like do you have any CSP in your family जहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली कि यार मैंने इस जैसा बनना है, ये काम करना है, या ये एक अंदर से एक बात थी कि यार बस मैंने पाकिस्तान में रह के ही खिदमत करनी है और रिफॉर्म्स लाने और बेहतरी लानी है?
ये जो एक मंत्रा है नेवर सेटल, इट हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ माई लाइफ. तो वंस यू गेट समथिंग, तो ये सॉर्ट ऑफ मे बी ह्यूमन नेचर है कि यू वांट टू सक्सीड एंड यू वांट टू गो अ स्टेप फर्दर. तो यही चीज़ ये थी आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी. मैंने जब गौर से देखा, मैं एक इंजीनियरिंग जॉब ही कर रहा था रिसर्च फर्म में, कि पाकिस्तानी सोसाइटी की जो बेसिक नीड है दैट इज़ नॉट टेक्नोलॉजी, दैट इज़ समथिंग एल्स. और अगर मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा ना, तो मे बी दैट इज़ नॉट द सेटिस्फैक्शन आई वॉन्ट फ्रॉम माई प्रोफेशन. नंबर टू, माई फादर डेफिनेटली ही वॉज फ्रॉम मिलिट्री, और इट इज़ अ प्रेस्टिजियस सर्विस. सो डेफिनेटली दैट वाज आल्सो रीज़न टू ऑप्ट फॉर अ सर्विस जो कि प्रेस्टिजियस हो, और मेरे फादर अपने बुलंद से कह सकें कि माई सन इज़ ऑल्सो समथिंग वर्किंग एज अ प्रेस्टिजियस जॉब. और आई डेंट वॉन्ट myself to be known as son of Colonel Ubaid. I wanted to be known as Muhammad Saad bin Ubaid. So that was one of the compelling reason to opt for CSS. Very nice, Saad. Very strong words and very nice, mashallah. Thank you. Saad, like आपके optional subjects जो थे, I believe you had physics as your optional subject. Yes, ma'am. So why did you opt physics? Normally ये होता है कि जो लोग होते हैं वो काफ़ी डरे होते हैं कि यार हमारा तो background exact major नहीं है physics में, और कुछ कोर्सेज पढ़े में लाइक क्वांटम का बहुत कुछ नहीं पढ़ा होगा, सॉलिड स्टेट का नहीं पढ़ा होगा, न्यूक्लियर का बहुत कुछ नहीं पढ़ा होगा. तो व्हाई डिड यू ऑप्ट फिजिक्स? मतलब मुश्किल नहीं था फिजिक्स को ऑप्ट करना? मैम, इनफैक्ट ये डिसीजन मेरे लिए बहुत मुश्किल था. उसकी वजह ये है कि जितना एक फिजिक्स किसी ने एफएससी में पढ़ा होता है, हमने तो वो ओए लेवल्स में भी नहीं पढ़ा होता. तो आई वुड से कि CSS इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी. तो माई नंबर 1 स्ट्रैटेजी फॉर फिजिक्स वाज, फिजिक्स इज 200 नंबर का सब्जेक्ट. तो आपने अलग-अलग हर पेपर को पास नहीं करना, आपने कलेक्टिवली पास करना है. तो दैट वाज द फर्स्ट रीज़न. नंबर 2 ये था, जब आप 200 नंबर का एक सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो आपने आपका सिमिलर उसमें कंटेंट होता है. तो वो एक रीज़न थी कि आपको उतना मेहनत नहीं करनी पड़नी, कम टाइम के अंदर कर सकते हैं. और डेफिनेटली मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो उस टर्म में भी मुझे थोड़ा सा इसने हेल्प आउट किया था, बिकॉज उसमें वो मैथमेटिकल टर्म्स और डेरिवेशंस जो थी वो मैंने पहले थोड़ी सी पढ़ी हुई थी, तो वो इस वजह से मैंने फिजिक्स को ऑप्ट किया था. साथ जो आपके CSS में फिजिक्स के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे जो आपने ऑप्ट किए? मैम, अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्ट किया था. आई हैड सोशियोलॉजी एज वेल एज एनवायरमेंटल साइंसेस. सोशियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेस. तो सोशियोलॉजी क्यों ऑप्ट किए? ये तो बिल्कुल आपके बैकग्राउंड से मुख्तलिफ था. CSS जब मैं ऑप्ट कर रहा था, आई न्यू कि बहुत कम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर करते हैं. तो मेरा जो एम था फर्स्ट अटेम्प्ट में, दैट वाज नेवर क्लियरिंग CSS. दैट वाज जस्ट फॉर अपेयरिंग कि आप एक दफ़ा एक्सपीरियंस ले लें और कुछ लर्न करें इन द प्रोसेस. बिकॉज मैंने हर एक से ये सुना था कि आप CSS क्लियर करें ना करें, आप इससे कुछ लर्न ज़रूर करते हैं. आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है. सोशियोलॉजी वॉज अ सब्जेक्ट जो कि मैंने बड़े शौक से रखा था, जिसमें आप सोसाइटी इर्द गिर्द के लोगों को आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि कैसे लोग क्यों बिहेव कर रहे हैं. द सेम गोज फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस टू, बिकॉज आपको आपके सराउंडिंग का पता होना बहुत ज़रूरी है. और आप जितनी भी कोशिश कर लें आप रूटीन में, आप इतने डिटेल में वो सराउंडिंग का पता नहीं लगा सकते. तो इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशियोलॉजी चूज़ करने की वजह से मैं बड़ा इन डेप्थ चीज़ों को स्टडी भी कर सका, और उसकी वजह से मेरा होराइजन जो माइंड का होराइजन है वो बड़ा ब्रॉड हो गया था. अपार्ट फ्रॉम द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, आपने लाइक एक स्ट्रैटेजी भी होती है CSS की, बिकॉज नॉर्मली इट इज सेड कि CSS इज मोर अबाउट द स्मार्ट स्टडी देन द हार्ड वर्क. तो आपने स्मार्ट स्टडी किया? डिड यू मेक अ टाइम टेबल? वर यू लाइक यूज टू फॉलो अ प्रॉपर स्केड्यूल, या फिर बस रैंडम तैयारी कर ली कि चलो आज ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, आज वो सब्जेक्ट पढ़ लिया, या इस तरह था कि आपने फिक्स किया हुआ था कि आज इतने दिनों में ये सब्जेक्ट करना है, या एक दिन में डिफरेंट सब्जेक्ट्स करने थे? क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? इस मामले में आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी. हम लोग गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं टू स्टोर आवर फोटोज़. हम लोग अपनी पेन ड्राइव यूज़ करते हैं हम लोग, लेकिन उसको कभी इस पैटर्न में एक प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ नहीं करते. तो मैंने कहा व्हाई नॉट यूज़ दीज प्लेटफॉर्म्स फॉर योर प्रिपरेशन इन CSS. मैं जॉब करता था डेफिनेटली, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था कि मैं एक चीज़ को टैली करूं, मैं कोई चीज़ वहाँ भी पढ़ रहा हूँ, यहाँ भी पढ़ रहा हूँ, और इस चीज़ को कंबाइन करूं. तो इसके लिए मैंने मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और गैजेट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था. फॉर एग्जांपल गूगल डॉक्स मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए थे. मैं अगर कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल घर में मैंने पढ़ा है, और बिकॉज में लैपटॉप्स नहीं अलाउड थे हमारे ऑफिस में, तो मैं क्या करता था कि एक टॉपिक मैंने आधा अगर अपने घर में कवर कर लिया ना, मैं गूगल डॉक्स के ऊपर ई नोट्स बनाया करता था. I would just go to the office,
वहाँ पे मैं अगर कुछ पढ़ लिया, मैं न्यूज़पेपर में कोई चीज़ पढ़ ली है ना, आई वुड डेफिनेटली इंस्टेंटली ऐड दैट टू द गूगल डॉक्स। तो ये होता था कि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता था, मेरे पास हमेशा वो नोट्स अवेलेबल रहते थे। देन करंट अफेयर्स का एक बड़ा इशू ये होता है कि आप महीना गुजर जाता है, एक महीना गुजरता है, तो आपके पूरे वर्ल्ड डायनामिक्स ही चेंज हो जाते हैं। Sure. तो उसमें ये होता था कि इंस्टेड के मैं आखिरी टाइम पे रखूँ करंट अफेयर्स, मैं इसको साथ साथ प्रिपेयर करता था। और ई नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होता था, मैं उसमें एडिशंस करता रहता था। तो वो होता ये था कि मेरे नोट्स साथ साथ बनते रहते थे। एट द एंड मेरे पास सारे बुलेट फॉर्म में सारी चीज़ें होती थी, न्यूज़पेपर आइटम्स, रिसर्च पेपर्स, एवरीथिंग मेरे पास एक जगह पे मौजूद होते थे, और उनको मैंने प्रिंट किया और उसको मैंने रिवाइज किया। दैट वाज इट। तो ये दिस वाज द मेन स्ट्रैटेजी जो कि मैंने ऑप्ट की थी बाय मेकिंग ई नोट्स यूजिंग गूगल डॉक्स एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। सो लाइक आपके सारे नोट्स बुलेट पॉइंट्स में होते थे या वर यू ऑल्सो मेकिंग द डिटेल नोट्स? मैम इनफैक्ट सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में नहीं थे, बुलेट्स को भी मैंने फर्दर शॉर्टन किया था। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर कोई रिटन नोट्स बनाते हैं ना, उसमें हम लोग ने अगर कोई लेसर और ग्रेटर का वर्ड यूज़ करना है तो हम लोग वो पूरा पूरा वर्ड यूज़ करते हैं। अब होता ये, पेजेस जब आपके भर जाते हैं ना, तो आपको कभी दिल नहीं करता पढ़ने का। तो आई यूज टू इवन सिम्बॉलिक लैंग्वेज यूज़ करके मैं अपने नोट्स बनाता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है, आई विल नेवर यूज टू राइट द वर्ड राइज, मैं हमेशा उसको एरो से डिनोट कर देता था। जनरल साइंसेज एंड एबिलिटीज की बात करूं, आई नेवर मेड नोट्स ऑफ अ स्पेसिफिक टॉपिक ग्रेटर देन 6 पॉइंट के नोट्स मैंने कभी नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि 5 मार्क्स का सवाल होता था और 6 पॉइंट में इसलिए रखता था, अगर 1 पॉइंट आपका भूल जाता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे नोट्स बड़े प्रिसाइज और बड़े लाइक टू द पॉइंट होते थे, ताकि आपको एक्स्ट्रा याद भी ना करना पड़े, और अगर कुछ भूल जाते हो तो आप ऐड अप कर सको। तो साथ लाइक डिड यू लाइक ओनली रिलाइड ऑन दैट ई नोट्स ऑफ योर्स, या आपने रिटन प्रैक्टिस भी की थी? आई डेफिनेटली डिड रिटन प्रैक्टिस, बिकॉज ऐसे हो गया, प्रेसी हो गया, ये तो रिटन प्रैक्टिस के बगैर आपको आ ही नहीं सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट अक्सर लोगों का ये सवाल भी आता है कि आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो कितनी मैटर करती है। इनफैक्ट जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपकी पेपर प्रेजेंटेशन भी सही नहीं होती। लोग पहला सवाल 7 सफ़ों का लिखाते हैं और आखिरी सवाल 2 सफ़ों का लिखाते हैं। दैट गिव्स अ टोटल इम्प्रेशन कि यार इसके पास टाइम नहीं था। तो मैंने प्रैक्टिस की थी कि अगर मैं 400 पेजेस से ज़्यादा नहीं लिख सकता तो मैं कभी भी नहीं लिखता था, चाहे मेरे पास मटेरियल उसमें अवेलेबल भी होता था। तो मैंने हर सवाल को इक्वल टाइम दिया था। मैंने इवन ये किया था कि एक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन का भी मैंने टाइम एलोकेट किया था। मैंने मिनी मैनेजमेंट की थी टाइम की। अगर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इंट्रोडक्शन को मैंने इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना, अगर मैंने बॉडी को इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना, कंक्लूजन को इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। एंड आई रिमेंबर जब मैं एग्जाम में होता था तो एग्जैक्टली मेरा पेपर 5 मिनट पहले खत्म हो जाता था, और वो मुझे 5 मिनट मिल जाते थे टू रिवाइज एवरीथिंग। अगर मैंने कोई डायग्राम गलत बनाई है, कोई मैंने मेंशन नहीं किया, कोई मैंने लेबलिंग नहीं की, तो वो 5 मिनट में मैं वो कर लेता था। तो ये जो मिनी मैनेजमेंट थी ये बड़ी मैटर करती थी, जो कि मैंने रिटन प्रैक्टिस से सीखी थी। साथ अब आपके 5 मिनट पहले आपका पेपर तो खत्म हो जाता था, तो लाइक जो आपने डायग्राम्स की बात की स्पेसिफिकली, तो डायग्राम्स जो हैं वो सारे सब्जेक्ट्स में वो लाइक वो यूज टू मेक, या फिर जैसे आपने जीएससी की भी बात की उसमें डायग्राम्स बनाते थे? फ्लो चार्ट्स का रोल जो है, नॉर्मली टेस्ट साइड के फ्लो चार्ट बहुत ज़रूरी हैं, मार्क्स गेन होते हैं उससे, तो आपका क्या स्टैंड है इस पे? डिड यू मेक अ लॉट ऑफ फ्लो चार्ट्स? इनफैक्ट मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे, जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे मैंने ज़रूर बनाए थे। जीएससी के पेपर में मैंने बहुत ज़्यादा बनाए थे। इनफैक्ट आज हमने नोआ में भी ये चीज़ सीखी है कि आपकी जो जार्गन्स हैं, आपकी जो स्पेसिफिक पेपर है, स्पेसिफिक डिमांड करता है, कुछ नीड्स हैं। जीएसए के पेपर में आपको डायग्राम्स बड़ी मैटर करती हैं, आपकी डिफरेंट लेबलिंग बड़ी मैटर करती है, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में आपके मैप्स बहुत मैटर करते हैं, इस्लामियात के पेपर में आपकी वर्सेस बहुत मैटर करती हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन की मेंशनिंग और डेट्स बड़ी मैटर करती हैं। तो फॉर एवरी पेपर उसकी जो सपोर्टिंग जो आइडियाज़ होते थे, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते थे, वो मैं ज़रूर अटैच करता था, वेदर इन द फॉर्म ऑफ आपके मैप्स हैं या आपके डायग्राम्स हैं। सर आपने मैप्स की बात की, आपने फ्लो चार्ट्स की बात की, फिर आपने वर्सेस की बात कर ली, आपने डेट्स की बात याद करी, तो दिस इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नॉर्मली हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो जब भी हम कोई यूट्यूब वीडियो पोस्ट करते हैं तो दे आर मोर इंटरेस्टेड नोइंग कि इतना ज़्यादा डेटा वो किस तरह से एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन रिटेन कर सकता है, और वो भी एक 12 सब्जेक्ट्स का डेटा। तो आपने कैसे रिटेन किया था? एग्जैक्टली मैम, दिस वाज अ चैलेंज जो कि मैंने खुद बहुत ज़्यादा फेस किया था। अब इफ़ कमिंग टू इस्लामियात, मैंने कभी भी ये नहीं किया कि टॉपिक वाइज मैंने मतलब कि हर क्वेश्चन को, फॉर एग्जांपल अगर एक्सट्रीमिज्म का कोई टॉपिक है तो मैंने उसके अलहदा नोट्स बनाए, उसके अलहदा वर्सेस याद किए।
मैंने इसमें भी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी इस तरह से बनाई थी कि आपकी अगर कोई ज़कात का टॉपिक है ना, मैंने 4-5 वर्सेस जो ज़कात की थी वो अलहदा से लिख ली थी। मैंने अगर कोई ह्यूमन डिग्निटी की वर्सेस होती थी वो मैंने अलहदा लिख ली थी। अब हुआ क्या, एट द एंड मेरे पास कितनी वर्सेस आई थी, 20 या 30 वर्सेस एट मैक्स। अब वो 20 या 30 वर्सेस में से हर चीज़ में से, हर क्वेश्चन में से कोई ना कोई फिट ज़रूर आ जाती थी। तो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग इट वर्सेस को मतलब कि आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर करें, मैंने अलहदा उसके पोर्शंस बना लिए थे और उसमें से कोई ना कोई वर्स में पिक करके किसी न किसी जगह पे फिट कर देता था। एज फार एज मैप्स आर कंसर्न्ड, आपको हर चीज़ के मैप्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अबाउट वर्ल्ड जोग्राफी, तो वो बड़ा इजीली आप मेंशन कर सकते हैं। आपको पता हो कि यार कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, क्या कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन से कंट्रीज़ किन कॉन्टिनेंट्स में लाए करते हैं और क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, तो बड़ा इजीली आप बता सकते हैं कि आप क्या सॉल्यूशंस प्रपोज कर सकते हैं और क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और क्यों प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। साथ मतलब आपने तो काफ़ी जामे करके बातें बता दी हैं, लेकिन ये सारी बातें आपने किस तरह सीखी? नॉर्मली होता है ना, यू हैव सम गाइडेंस, यू हैव योर फ्रेंड्स इन द सिविल सर्विस, या आपके ऐसे कोई पीयर्स या मेंटोर्स होते हैं जो आपको सिखाते हैं। तो डिड यू हैव ऑल दोज पीपल अराउंड यू हु आर being very supportive of you and who are telling you कि इस तरह पढ़ लो, इस तरह पढ़ लो, इस तरह पढ़ लो तो हो जाएगा CSS? मैम टू बी वेरी फ्रैंक, होता ये था कि मेरी क्योंकि फैमिली में भी कोई सिविल सर्वेंट नहीं था और मैंने जो गाइडेंस ली थी अपने एक दोस्त से ली थी, बट स्टिल उसकी अपनी स्ट्रैटेजी थी। ये जितनी भी चीज़ें हैं, अभी होता ये था कि आई एम सिटिंग हियर टुडे गिविंग एन इंटरव्यू टू यू, आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज एवरीवेयर, और उसमें होता ये था कि मैं इवन रिकमेंड करूँगा अपने व्यूवर्स को भी कि लोग क्या करते हैं, एक इंटरव्यू देखते हैं, बस उसके पीछे लग जाते हैं कि भाई ही गॉट अ पोजीशन, ही गॉट एलोकेशन, बस ठीक है जो उसने किया है जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग इट। इट इज़ नेवर द वे। होता ये है कि हर एक की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैंने अगर एक इंटरव्यू पढ़ा है ना और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो मेरे टेम्पर को मैच कर रही है, आई यूज्ड टू पिक अप दैट स्ट्रैटेजी। इसी तरह मैंने डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट लोगों से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज पिकअप की थी। आई कंपाइल्ड देम। अब मैं इंग्लिश एसे की बात करूंगा, दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं होता इंग्लिश एसे में, दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मैंने क्या किया था, मैं हमेशा ऐसे जो था वो मल्टी डायमेंशनल व्यू से लिखता था। अब मैंने क्या किया था, मैंने एक चार्ट पेपर प्रिपेयर कर लिया था जिसमें मैंने कॉलम्स बनाए थे, जिसमें सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल, ये सारे जितने भी डायनेमिक्स हो सकते हैं ना वो सारे लिख लिए थे। अब सोशल इश्यूज क्या हो सकते हैं वो बुलेट पॉइंट में एक एक वर्ड के मैंने वो लिख लिए थे। अब मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, वाटर के ऊपर मुझे याद होता था कि मैंने वो बस पेज जो था प्रिपेयर करके याद कर लिया था, वो वाटर के ऊपर कौन से सोशल इश्यूज फिट होते हैं मैं उसमें से आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेता था। तो वो एक डॉक्यूमेंट की वजह से आप मुझे अभी भी अगर कोई टॉपिक देते हैं ना, आई नो कि बस वो जो डॉक्यूमेंट याद करना है एंड आई कैन राइट एन एसे, आप जितने वर्ड्स कहेंगी उतने वर्ड्स का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। नॉर्मली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज टू, तो ये स्ट्रैटेजी मैंने कहीं से सुनी नहीं अभी तक, बट इट्स वेरी नाइस एंड आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द एस्पिरेंट्स एज वेल। तो साथ CSS की जर्नी जो है ना, इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल द स्ट्रगल, डिफरेंट टाइप के स्ट्रगल्स हैं। यू हैव टू गो थ्रू द इमोशनल स्ट्रगल एज वेल, क्योंकि इस इमोशनल स्ट्रगल इस लिहाज से मैं कह रही हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो आप खुद एक अवजार से हो जाते हो ना कि एक 8-9 महीने बाद रिटर्न का रिजल्ट आएगा, फिर साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, देन कम्स द इंटरव्यू। तो इस पूरी जर्नी में वन हैज टू कीप बी सेन एज वेल। तो उसमें आपने किस तरह से अपने उस टेम्पो को बरकरार रखा? वा यू लाइक शुरू में बहुत बहुत पढ़ना है और फिर आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। नॉर्मली ऐसा भी होता है ना कि लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो हाउ डिड यू मेंटेन दैट टेम्परामेंट ऑफ योर्स कि मैंने अब इस तरह पढ़ना है, साथ लेके चलना है? तो जर्नी किस तरह से गुजरी आपकी? मैम इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, whenever an aspirant starts preparation, he isolates himself, दोस्तों से, फैमिली से, from everyone. इनफैक्ट जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो आई वॉज इन इस्लामाबाद बिकॉज मेरी जॉब यहाँ पे थी एंड माई फैमिली वॉज इन लाहौर। तो मैंने जब 2 महीने की छुट्टी ली थी ताकि मैं थोड़ा सा बैठ के सेल्फ स्टडी कर सकूँ, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थी। आइदर मैं यहाँ पे बैठ के, बिकॉज आई हैड माई मेस हेयर टू, मैं अपने रूम में बैठ के अकेले तैयारी कर सकूँ, या मैं घर चला जाऊँ। अब घर में डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप मेहमान आते हैं, आपको काम होते हैं, तो आई स्टिल ऑप्टेड फॉर गोइंग टू होम। अब होता ये है कि आप इतने ज़्यादा कभी कभार डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बट व्हेन यू वेक अप और आप अपनी मदर की जब शक्ल देखते हैं, आप अपने फादर की जब शक्ल देखते हैं ना, तो वो डिस्ट्रेस सारा ख़त्म हो जाता है। इट्स लाइक इट वैनिशेस। अपार्ट फ्रॉम दैट, रात के 2 बजे जब आप इतना ज़्यादा थक जाते हैं पढ़ के,
और आप अकेले होते हैं, नो वन इज़ देयर टू टेल यू कि यार तुम उठो, चलो बाहर, हम तुम्हें घुमा फिरा के लाते हैं और हम तुम्हें फ्रेश करवाते हैं, ठीक है, आप बस पढ़ रहे हो, कर रहे हो। आई रिमेंबर मैं रात के जब 2-2 3-3 बजे तक पढ़ता था, मेरी नींद नहीं पूरी होती थी, मेरे अम्मा अब्बा मेरे हाथ से किताबें खींच लेते थे और वो कहते थे कि योर हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तुम चलो मेरे साथ। और आई स्टिल रिमेंबर, शुरू में ऐसा लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बट वो जो एनर्जी मुझे मिलती थी ना, वो बाहर जाने से, अपने अम्मा अब्बा से बात करने से, वो एनर्जी मेरा पूरा अगला दिन बेहतर कर देता था। तो मेरे अम्मा अब्बा, मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत इमोशनल सपोर्ट रहे हैं इन द होल जर्नी। दे हैव सपोर्टेड मी इन एवरी वे। इवन जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से दे सेड कि यार अगर तुम छोड़ना चाहते हो तो जस्ट लीव इट, तुमने अगर तुम इफ़ यू वांट टू परस्यू CSS जस्ट गो फॉर इट, कोई ज़रूरी नहीं है तुम्हें जॉब करना। तो वो एक फैक्टर मेरे लिए इस पूरी जर्नी में बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। साथ सपोर्ट इज़ लाइक वन फैक्टर ना, कि बहुत ज़रूरी है CSS में, बट देयर माइट बी अदर थिंग्स एज वेल कि हम कहें कि CSS के लिए ये चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, अपार्ट फ्रॉम द सपोर्ट, कि बहुत ज़रूरी है कि CSS इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता? मैम मैं तो इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मैंने आपको बताया है, बिकॉज जब आप अपने माँ बाप को खुश करते हैं, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश करते हैं, तो आपके साथ दुआएं आ जाती हैं, और CSS में दुआएं बहुत मैटर करती हैं। नंबर 2 मैम, इसमें जो चीज़ मैटर करती है दैट इज़ योर इंटेंशन, आप CSS कर क्यों रहे हैं। इज़ इट जस्ट बिकॉज आप पेपर क्लियर करना चाहते हैं एंड यू वांट टू बी अपॉइंटेड समवेयर, या इसमें आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को इवॉल्व कर रहे हैं, यू आर लर्निंग समथिंग एंड यू आर गोइंग फॉर समथिंग जिसमें आप कुछ बेहतर कर सकें। जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दी थी अपनी, ये मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट की थी इनफैक्ट, तो मैंने अपने आप को समझा लिया था कि दिस अटैम्प्ट आई एम नॉट गिविंग टू गेट एलोकेटेड, क्योंकि मुझे पता था कि यार जो मेरे एग्जाम्स हुए हैं ना, उसमें मेरा कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन मैं इतना खुश था, जब मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, मैं आके बाकायदा जाए नमाज में बैठ के रोया था। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया था कि अल्लाह ताला, आई डोंट केयर कि मैं एलोकेट होता हूँ, मैं सेलेक्ट होता हूँ, मेरा रिटन क्लियर होता है कि नहीं होता। मैंने अल्लाह से शुक्र अदा किया था, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैंने सारे एग्ज़ाम्स दे दिए, और इस प्रोसेस में से जो मैंने सीखा है ना, दैट इज़ इनवैल्यूएबल। ये 2 चीज़ें मेरे ख्याल में बहुत मैटर करती हैं। जब आप ये 2 चीज़ें सीख जाते हैं ना, आपकी जर्नी खुद ही ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती है। तो साथ नॉर्मली ये होता है ना कि तैयारी में या इंटरव्यू के दौरान में देयर आर नॉर्मली सम इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स जो कि होते रहते हैं। तो आपकी इस पूरी तैयारी में, या लेट्स सपोज आपके साइकोलॉजिकल सेशन में या इंटरव्यू में, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो विच यू कंसिडर एज इंटरेस्टिंग और जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें? इनफैक्ट आई वाज सर्विंग इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और वहाँ पे एक थोड़ा सा डेफिनेटली एक माहौल होता है पॉलिटिक्स वाला और वो वाला, और सिंस आई यूज्ड टू वर्क देयर, और मैं बड़ा अच्छा जा रहा था अपनी वर्किंग में। अब होता ये था कि वहाँ पे दे डोंट वांट एनीवन टू गो टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। अब आई स्टिल रिमेंबर, मैं किताब रखी होती थी अपने टेबल पे, और मेरे जब बॉस आते थे, आई यूज्ड टू जस्ट हाइड इट, और मैं फ़ौरन नीचे छुपा दिया करता था, और ये मेरे साथ बार बार होता था। और मैं हंसता हूँ अभी, मैं लिटरली वो जब मैं सब कुछ देखता हूँ, मैं हंसता हूँ कि यार ये क्या सीन हुआ था, और मैंने लाइक कैसे ये सारी जो जर्नी थी वो तय की थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बड़ा परसेप्शन नहीं है, दिस इज़ ट्रू कि आपको 14 15 घंटे भी पढ़ना पड़ता है, 16-18 घंटे भी पढ़ना पड़ता है। और जब मैं शुरू में जब मैं इंटरव्यूज़ देखता था ना, तो मैं कहता था भाई आई एम नॉट गोना डू दिस, ये 18 घंटे वाली गेम मेरी नहीं है। लेकिन नाउ अभी मैं स्टेज पे बैठा हूँ, तो आई कैन वेरी प्राउडली से कि मैंने 20-20 घंटे भी पढ़ा हुआ। मैंने रातों को नहीं सोया, हो जाता है सब कुछ। सबसे ज़्यादा लोग जो व्यूअर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो डर जाते हैं इस तरह की बातें सुन के। लेकिन बिलीव मी, मैं भी डर जाता था। डरना नहीं है, यू हैव टू बी परसिस्टेंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपसे सारा कुछ हो जाएगा, आपने बस वो आइस ब्रेक करनी है। एक दफ़ा वो आपने आइस ब्रेक कर ली ना, तो वो जो फासला है ना, वो खुद ब खुद तय होता रहेगा, और 18 के आप 24 घंटे भी बैठ के आराम से सुकून से पढ़ लेंगे। वेरी नाइस सर, आपकी एक अच्छी बात ये है कि आपने हमारे एस्पिरेंट्स को ना अपने हर जवाब में एक मैसेज दिया है कि आपने इस तरह से पढ़ना है, उस तरह से पढ़ना है। तो आपकी जो जर्नी है, विच आई एम सीइंग राइट नाउ, जिसका आपने मुझे अभी बताया है, यू हैव डिवाइडेड एवरीथिंग इन कैटेगरीज। क्या इस सब्जेक्ट की ये कैटेगरीज बना लेते हैं, ये इस तरह मतलब चीज़ें यूटिलाइज हो जाएंगी। तो दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजी दैट यू ऑप्टेड, और जो कि बेसिकली आपको हेल्प आउट भी की है। yes, exactly. तो आपको फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you very much, आपकी एलोकेशन पुलिस सर्विस में हुई है, और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान इज़ लाइक द प्रेस्टीज, वन ऑफ द प्रेस्टीजियस सर्विसेज इन पाकिस्तान। yes, तो अल्लाह आपको और कामयाबियों से हमकनार करे। हम आपके लिए दुआ गो रहेंगे, और हम अपने व्यूअर्स को भी
आगे गाइड करते रहेंगे मुख्तलिफ वीडियोज़ के थ्रू कि उनको पता चलेगा कि किस तरह से हमारे जो करंट